जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती करते थे, लेन देन में भी कुछ साझा था, एक दूसरे पर अटल भरोसा था। जुम्मन हज पर गए तब घर अलगू के हवाले कर गए। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे घर छोड़ देते। दोनों में ना तो खान पान का व्यवहार था, ना धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे, मन मिलता था। आखिर मित्रता का मूल मंत्र भी तो यही है। दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है। आज सुना रहा हूं दोस्ती के साथ कर्तव्य निभाने का संदेश देती मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जुम्मन और अलगू की दोस्ती उस समय हुई थी जब दोनों बच्चे ही थे। जुम्मन के पिता जुमेराती दोनों को पढ़ाया करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की। गुरुजी का हुक्का एक पल के लिए भी आराम नहीं लेने पाता था, जो कि हर चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। असल में अलगू के पिता पुराने विचारों के आदमी थे, पुराने ख्यालों के आदमी। उन्होंने शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा करने पर ज्यादा विश्वास था। वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है वो गुरु के आशीर्वाद से। अगर विद्या नहीं मिली तो यह मान लेना कि वो भाग में थी ही नहीं। जुमेराती को अपने सोटे यानी छड़ी पर ज्यादा भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांवों में जुम्मन की तूती बोलती थी। उनके लिखे हुए रेहनामे या बैनामे पर कचहरी का क्लर्क भी कलम नहीं उठा सकता था। अलगू का मान उनके धन के कारण था तो जुम्मन का आदर अपनी विद्या के कारण। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी एक मौसी थी। मौसी के पास थोड़ी बहुत जायदाद थी। खाला के करीबी संबंधियों में कोई था नहीं। जुम्मन शेख ने बड़े बड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली। अब जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक तो खाला जान का खूब सत्कार किया गया, हलवे पुलाव की बारिश कर दी गई। रजिस्ट्री होते ही सबने रंग दिखा दिया। अब खाला को जुम्मन की पत्नी करीमन की कड़वी बातें भी सुननी पड़ती थी रोटियों के साथ। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है हमें। बघारी दाल के बिना इनके गले के नीचे रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इनके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो अब तक गांव ले लेते। खाला ने कुछ दिन तो सुना, पर जब ना सहा गया तो भाई अब जुम्मन से शिकायत भी की। जुम्मन ने शिकायत पर कान तक नहीं दिया। कुछ दिन तक तो ऐसे ही रो धोकर काम चलता रहा खाला का। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कह ही दिया, बेटा तुम्हारे साथ अब मेरा निबाह ना होगा, मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने बदतमीजी से कहा, रुपए क्या यहां फलते हैं? खाला ने फिर बड़ी उदारता से कहा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं बेटा? जुम्मन ने कुछ गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो यहां कोई ये थोड़ी समझा था कि तुम मौत से लड़कर आ गई हो। अब खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दे डाली। जुम्मन मन ही मन हंसे, बोले, हाँ जरूर करो पंचायत, फैसला हो ही जाए, मुझे भी दिन रात की खिटपिट पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी इस मामले में जुम्मन को रत्ती भर भी शक शुबा नहीं था। अब आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उनका ऋणी ना हो? उनको दुश्मन बनाने का साहस कौन कर सकता था? अरे किसमें इतनी ताकत थी जिनका सामना कर पाए? अब आसमान से तो फरिश्ते पंचायत करने आएंगे नहीं। कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक कदम चलना दूभर था। शायद ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने आंसू न बहाए हों। किसी ने हाँ हूं करके टाल दिया तो किसी ने कहा, अरे तुम्हारे पांव कब्र में लटके हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर तुम्हारी हवस है कि नहीं मानती। अरे अब तुम्हें और क्या चाहिए? अरे 2 रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो, तुम्हें आपके खेती बाड़ी से क्या काम? चारों तरफ घूम घाम कर लोगों का कहा सुनकर खाला अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, थोड़ा सा, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बोले, मुझे बुलाकर क्या करोगी? वहां तो गांव के कई आदमी आएंगे ही। खाला बोली, सबके आगे तो रो आई बेटा, अब आने ना आने का अख्तियार तो उनको ही है। अलगू ने कहा, यूं आने को तो आ जाऊंगा खाला,
पर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। खाला बोली, क्यों बेटा? अलगू बोले, अब इसका क्या जवाब दे दूं तुम्हें? अरे अपनी खुशी, जुम्मन मेरी से पुराना दोस्त है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला बोली, क्या बेटा ईमान के डर से, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? बहुत ईमान लाए बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? अलगू इस सवाल का कोई जवाब ना दे सके, पर मन में बस यही शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की मुद्दे की बात ना कहोगे? एक दिन शाम के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन ने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर ली थी, दरी बिछा ली थी, पाने लायक चीज, हुक्के, तंबाकू, सबकी व्यवस्था कर ली थी। जुम्मन अलगू से जरा दूर बैठे थे। पंचायत में जैसे ही कोई आता तो दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे धीमे से। अब थोड़ा सा ढल गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत जब पेड़ों पर बैठी, यानी चिड़ियां पेड़ों पर अपनी चहचहाट उनकी गूंज रही थी, तब पेड़ के नीचे पंचायत भी शुरू हुई। दरी की एक एक अंगुल जमीन बन गई, पर ज्यादातर दर्शक ही थे। बुलाए गए कई लोगों में वही लोग ज्यादा थे जिन्हें जुम्मन से कोई ना कोई कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी और नई ताबड़तोड़ चिलम भरे जा रहा था। कुछ लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे बेमतलब से, कोई आपस में गाली गलौज कर रहा था, कोई रो रहा था। चारों तरफ शोर मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमावड़े को भोज समझकर झुंड के झुंड इकट्ठा हो गए थे। पंच बैठे तो खाने रहे उनसे अपनी विनती की। पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे ताउम्र रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काट लिया, पर अब दिन रात का रोना मुझे सहा नहीं जाता। न मुझे पेट की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूं, कचहरी दरबार कर नहीं सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर झापड़ मार दो। जुम्मन में कुछ बुराई देखो तो उसे समझाओ कि एक बेकस बेवा की आग क्यों लेता है। रामधन मिश्र, जिनके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियां किससे पंच बजते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय लोगों में वही लोग दिखाई दिए जिनसे किसी न किसी कारण से उनका कोई वैर था, वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बधे, मुझे कोई उज्र नहीं। खाला ने थोड़ा चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? मुझे भी तो कुछ मालूम हो। जुम्मन ने गुस्से से कहा, इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बज दो। खाला जुम्मन की आक्षेप को समझ गई, बोली, बेटा खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। कैसी बातें कहते हो? तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तुम मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच बनती हूं। जुम्मन शेख खुशी से फूल गए, परंतु अपने भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। कन्नी काटकर बोले, खाला तुम तो जानती हो जुम्मन से मेरी गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने कुछ गंभीर होते हुए कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंचों के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में जमकर कोसा। अलगू बोले, जुम्मन शेख, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है। हमसे जब भी जो कुछ बन पड़ा हम भी तुम्हारे लिए खड़े रहे हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला हमारी निगाह में दोनों बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ भी अर्ज करना हो करो। जुम्मन को लगा अब मेरी बारी है। अलगू ये सब दिखावे के लिए कर रहा है। बोला, पंचो 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी। मैंने उन्हें ताउम्र खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, मैंने आज तक खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी है। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। हाँ, मगर घर की औरतों में जरा अनबन रहती है तो उसमें मेरा क्या बस है।
खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग से मांगती हैं, और जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं उन्हें माहवार खर्च दे सकूं। अब पंचों का अख्तियार है, जो चाहे फैसला करें। अलगू को कचहरी से काम पड़ता ही रहता था। वह पूरा कानूनी आदमी था। एक एक सवाल अलगू का, एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र तो सवालों पर एकदम मुग्ध हुए चले जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को यह क्या हो गया, यह कैसी बातें कर रहा है, इतनी देर में ही काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। क्या इतने दिन की दोस्ती कोई काम नहीं आएगी? जब जुम्मन शेख यही सब सोच रहे थे कि अलगू ने फैसला सुना दिया। जुम्मन शेख, पंचों ने तुम्हारे पूरे मामले पर विचार किया है। हमें यही सही लगता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। खाला की जायदाद से इतना मुनाफा जरूर होता है कि हर महीने खर्च दिया जा सकता है। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो करारनामा रद्द समझा जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जिस पर पूरा भरोसा था, उसने समय पड़ने पर ऐसा धोखा दिया। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर ऐसे ही कपटी धोखेबाज लोग ना होते तो क्या देश में विपत्तियों का प्रकोप क्यों होता? लोग कह रहे थे इसी का नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया झटके में। दोस्ती दोस्ती की जगह है, लेकिन धर्म का पालन करना तो सबसे मुख्य है। फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बात करते दिखाई नहीं देते। मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी नहीं सह सका। लगता है वह बालू की जमीन पर ही खड़ा था। अब जुम्मन के मन में दोस्त की कुटिलता आठों पैर खटका करती थी। उसे यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का मौका तो मिले। अब जुम्मन को यह मौका जल्दी मिल भी गया। पिछले साल अलगू एक बैलों की अच्छी जोड़ी खरीद कर लाए। बैल बहुत सुंदर थे। आसपास के लोग कई दिनों तक तो दर्शन के लिए आते रहे। संयोगी कही है कि पंचायत के 1 महीने बाद ही अलगू की बैलों की जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, देखा यही दगाबाजी की सजा है, खुदा सब देखता है। अलगू को शक हुआ कि जुम्मन ने बैल को जहर दिलाया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर जमकर वाद विवाद भी हुआ। दोनों देवियों ने एक दूसरे के लिए जमकर कसीदे पड़े। जुम्मन ने अपनी पत्नी को थोड़ा डांट डपट कर समझाया। उधर अलगू ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से किया। अकेला बैल किस काम का? उसका बहुत जोर ढूंढा गया पर मिला नहीं। रास्ता यह निकला कि इसे बेच देना चाहिए। गांव में ही एक समझू साहू थे। इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भरकर गांव में बेचते थे। बैल पर उनका मन आ गया था। सोचा कि यार दिन भर में ये मिल गया तो दिन भर में 3 खेप तो हो ही जाएंगी। अभी यार एक ही खेप करते हैं। बैल देखा, मोल भाव किया, घर ले आए। 1 महीने में दाम चुकाने को कहा। अब चौधरी साहब को भी गरज थी तो घाटे की परवाह नहीं की। समझू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। दिन में 3-3, 4-4 खेपें हो रही हैं। बैल को मंडी ले गए, कुछ सूखा भूसा डाल दिया, फिर काम करने लगे। जानवर अभी सुस्ता भी नहीं पाया कि फिर जोत दिया। अलगू के घर में बैलराम को बहुत आराम था। 4-6 महीने में जोते जा रहे हैं। यहीं पर बैलराम को साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल, भूसे के साथ खली मिल रही है। कभी कभी घी भी मिल जा रहा है। शाम सवेरे एक आदमी खरारा कर रहा है। समझू साहू के यहाँ 8 पैर खापे हैं। महीने भर में ही हड्डियां निकल आई। अब इक्के का जुआ देखते ही बैल का खून सूख जाता था। एक पग चलना दूभर था, मार बर्दाश्त थी नहीं। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। जानवर के पैर उठ नहीं रहे थे। साहू जी उस पर कोड़े फटकारने लगे। कुछ दूर दौड़ा, फिर सोचा कि दम ले लूं, तो साहू जी ने और कोड़े मारे। जल्दी पहुंचना था घर। बैर ने जोर लगाया पर ताकत जवाब दे गई। जमीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर उठा नहीं। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूस दी, पर मरा जानवर भी थोड़ी उठता है। अब साहू जी सोचने लगे घर कैसे पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए पर कोई नजर नहीं आया।
आसपास कोई गांव भी नहीं था। गुस्से के मारे बैल को कोसने लगे, अबे तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, बीच रास्ते ही मर गया। साहू जी ने कई बोरे गुड़ और कई पेपे घी बेचे थे, 200-250 रुपए पास में थे। गाड़ी पर कई बोरे नमक था। भयंकर चिंता, क्या करें, रात जागना है। गाड़ी पर ही लेटे, चिलम पी, गाना गाया, हुक्का पिया, आधी रात तक तो नींद बहलाते रहे। कई बार लगा जाग रहे हैं, पर नींद तो नींद है, आ गई। जब सुबह नींद टूटी, कमर पर हाथ रखा तो पैसों की थैली गायब। इधर उधर देख रहे हैं तो कई कनस्तर तेल के भी गायब। साहू जी रोते पीटते घर पहुंचे। साहूबाई ने सुना तो बमक गई, ऐसा कैसे? अरे बाप रे, साहू दोनों मियां बीवी एकदम लाल पीले। साहू जी से कुछ महीने बाद जब अलगू अपना दाम मांगने पहुंचे तो दोनों कुत्ते की चढ़ बैठे। बोले मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगते हैं। आंखों में धूल झोंक दी, हमें निरा पोंगा ही समझ लिया है। हम भी बनिए के बच्चे हैं, हमारा बैल खोल ले जाओ, 1-2 महीना जोत लेना, और क्या ले लोगे। बीवी तो ये तक बोलने लगी, निगोड़े ने ऐसा कुल अच्छी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई तक लुट गई। अलगू चौधरी के लिए 150 रुपए से हाथ धो लेना आसान नहीं था। कुछ लोगों ने कहा भैया पंचायत कर लो, ऐसे तो चल नहीं पाएगा। दोनों राजी हो गए। पंचायत की तैयारी हो गई। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू कर दिए। फिर पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शाम हो चुकी थी तो रामधन मिश्र बोले, अब देरी क्या है, पंचायत आई गई है, पंचों को चुनाव करवा लेते हैं। बोलो चौधरी, किसे पंच बसते हो? चौधरी दीन भाव से बोले, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कुछ कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही चौधरी का गला धक धक करने लगा कि मानो किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के दोस्त थे, बात ताड़ गए। बोले, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? चौधरी निराश मन से बोले, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। उत्तरदायित्व से ही जिम्मेदारी का भाव आता है। जुम्मन के मन में सरपंच का स्थान लेते ही यही भाव पैदा हुआ। सोचे कि इस वक्त में न्याय और धर्म के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूं। इस समय जो निकलेगा वह देववाणी है और इसमें मनोविकारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सच से चौबा टलना भी सही नहीं होगा। दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे। बहुत देर तक बातें चलती रहीं। सब एक बात पर सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए। कुछ लोग रियायत भी देना चाहते थे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू को चाहिए कि वे बैल का पूरा दाम दें, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय ये दाम दे दिए जाते तो आज कोई खटपट नहीं होती। बैल की मौत केवल इस कारण से हुई है कि उससे कठिन श्रम लिया गया और उसके दाने चारे की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अलगू चौधरी फूले नहीं समाये, खड़े होकर जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। चारों ओर से भी लोगों ने आवाज लगाई, पंच परमेश्वर की जय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर ही रहते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास गए और गले लिपट कर बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की मैं तुम्हारा कट्टर दुश्मन बन गया था, पर आज पता लगा कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। आज विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल भी धुल गया। दोस्ती की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, दोस्ती बहुत पवित्र शब्द है। किसी के भी जीवन में ये इकलौता रिश्ता है जिसे आप खुद चुनते हैं, क्योंकि बाकी सारे रिश्ते तो ईश्वर बनाकर भेजता है। दोस्ती में कहा सुनी, दोस्त की टांग खिंचाई, हंसी मजाक, थोड़ा बहुत गुस्सा आम सी बात है। लेकिन दोस्त पर कोई मुश्किल आ जाए और मित्र मंडली चुपके से मदद कर दे, यही दोस्ती की खासियत और महानता है। बरसों से अबूला रहा दोस्त मौका पड़ने पर हाथ थाम ले और उसे थैंक यू कहने पर यह कहे कि अबे हमें ना सिखाओ, तो समझ लीजिए पूर्व जन्म के कोई पुण्य आपके सामने आ गए हैं। दोस्ती भले ही कम कीजिए,
पर निभाइए ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद। कुछ नहीं है जब हम कह रहे जो हमें नहीं मिल रहा, किसी को मिल रहा नहीं, हमारे पूरे खोड़ा में किसी को नहीं मिल रहा, तो ये तो सब बकवास है। खाने को मिलता तो क्या बात है, बच्चों को लेकर क्यों भागते, हम कोई पागल थोड़ा नहीं है। इसलिए तो वो बच्चा जब बीमारी से मर गए। लॉकडाउन में गरीब आदमी मन का करे, न खाए बरे न औ एक ठन कुरिया में बड़कन आदमी मन अगबगात रहे, मरे सरे। कोरोना बाढ़ गे है तभो ला कुंभ के मेला काबर होथे और चुनाव के रैली में का कोरोना नहीं हो। महंगा हो जाते, गांव डहान शहर भी महंगा हो जाते, बहुत तकलीफ हुआ थी। आदमी मन किसी जीवो कैसे करबो का करबो समझ नहीं पड़ा थे, हमारे बहुत तकलीफ हो जाती। बहुत तकलीफ है। राशन सामान, किराना सामान सब रेट बढ़ चुका है, साग सब्जी रेट बढ़ चुका है।